Class we'll study about surface chemistry, and this I have just made a diagram of a solid, because in this we'll mainly focus about the solids only. So first we'll deal with the surface chemistry. It is a branch of chemistry that deals with the study of nature of surface of solids, and also their physical and the chemical processes that occurs on the physical surface so of a particular solid. तो ये जो basically एक solid है उसका ये surface है. तो यहाँ पे इस सरफेस पे what एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, what प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल एक्टिविटीज़ आर गोइंग ऑन, दैट वी विल सी इन द सरफेस केमिस्ट्री पार्ट. So but before going to this thing, we have to focus on the 2 points. One is absorption. Difference I want to, absorption is not there in your course, but you should know about these two terms because children get confused. अब suppose we have this absorption part. You are using your sponge और चॉक. तो चॉक को व्हेन यू ऐड इट इन द वाटर, तो वाटर वो जो चॉक का पीस होता है वो पूरा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को अपने अंदर सोख लेता है. ठीक है, ये केस क्या है आपका एब्जॉर्प्शन का केस है. एड्जॉर्प्शन का केस वो होता है जैसे ये आपका कोई कंटेनर है, सपोज़ करो ये पेन ही है. अब मैं इस पेन को पानी से धो दूँ, ठीक है, तो क्या ये वाटर को, पानी को अंदर ये अपने एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं करेगा ना, बिल्कुल भी. बट इट विल बी, द पॉइंट इज़ दैट कि ये पॉइंट जो है ये आपका एब्जॉर्ब नहीं करेगा ये पेन, ये सिर्फ बाहर पानी जो है इस पेन के चारों तरफ आ जाएगा, और जब हवा लगेगी आप पोंछ दोगे सूख जाएगा. तो ये फिनोमेना जब ये वाटर जो है इसके आउटर सरफेस पे आ गया, जैसे ये सपोज़ करो ये बाहर सरफेस पे आ गया है, अंदर पेनिट्रेट नहीं कर गया है, तो ये क्या केस हो जाता है? एड्जॉर्प्शन का. ठीक है, समझ में आए? यानी अगर आपने कोई सॉलिड लिया है, जैसे चॉक का था ये पीस, आपने जब इसको वाटर के अंदर डाला तो ये बाहर भी रहा इसमें पानी, और water was also inside the chalk. बट इन केस ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये वाला, इसमें जब आपने पेन डाला या जो भी अपना सॉलिड पार्ट डाला तो इसमें अंदर पेनिट्रेट नहीं करा वाटर, सिर्फ वाटर क्या था जो आउटर सरफेस था उसी पे ही ये अटैच्ड हो गया. तो ये केस क्या था आपका? एड्जॉर्प्शन का केस था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस वॉज द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन. बेसिकली एड्जॉर्प्शन एक पूरी तरह से इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना, राइट. इट इज़ अ कंप्लीट सरफेस फिनोमेना एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल्स जो दूसरे सब्सटेंस के होंगे वो ऊपर सरफेस पे पेनिट्रेट ऊपर आते हैं, अंदर नहीं आते हैं, है ना. जैसे आपने कोई कपड़े पे डाई करा आपने, या आपने अपने बाल वॉश करे, आपने यूटेंसिल्स वॉश करे, या डिपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल है लाइक प्लैटिनम और पैलेडियम, दीज ऑल आर द केस ऑफ एड्जॉर्प्शन. देयर आर सर्टन थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन इट. नाउ लेट्स सी इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म. एड्जॉर्प्शन के केस में आपने अभी देखा था, आपने पेन लिया था और पेन में आपने क्या करा था, यू डिप्ड इट इन द वाटर, तो वाटर इसके चारों तरफ लग गया था. तो जो वाटर का केस जो आपका बेसिकली हुआ वो उसको आपने क्या कर दिया? एड्जॉर्बेट. ये जो वाटर पार्टिकल्स थे ये थे, सपोज़ करो ये पेन का हिस्सा है, तो पेन जो हुआ वो क्या कहलाया गया? एब्जॉर्बेंट, राइट. और जो वाटर था जिसने इसके चारों तरफ एक फिल्म फॉर्म में बना ली थी, इसको क्या कर दिया आपने? एड्जॉर्बेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस वॉज द पॉइंट. अब इसमें हम इंग्लिश में अगर बात करें देन वी टॉक अबाउट द absorbent. If we are talking about this thing, so this one part, so the substance which imbibes the particles of some other substance to deposit on its surface, it's known as absorbent. Means it is this particular substance is allowing the other substance to sit on its surface. यानी ये जो थे पेन, ये अपने ऊपर किसी और को इन्वाइट कर रहे थे, आओ बैठो इसके ऊपर, मेरे सरफेस पे आ जाओ, डिपॉजिट हो जाओ. तो दैट वाज द केस ऑफ एड्जॉर्बेंट. एंड व्हाट इज एब्जॉर्बेट? These are the substances whose particles get deposited on the surface of the absorbent. तो ये वो particles थे, वो substances जो absorbent के surface पे जाके बैठ गए. तो this was the case of adsorption. Absorption जो हो जाएगा, जो हमने बताया था आपको, चॉक को आपने पानी में डाला तो चॉक ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया. तो उसमें क्या हुआ कि सपोज़ करो ये आपका, I'm making first the diagram then only. अब यहाँ हुआ एड्जॉर्बेंट बाहर आ गया, क्योंकि जितना भी पानी था वो क्या हुआ? अंदर उसने एब्जॉर्ब कर लिया. तो एब्जॉर्बेंट जो अभी तक इनके केस में जो बाहर थे वो क्या हो गए? अंदर पेनिट्रेट कर गए. और जो बाहर वाला जो उनका जो सब्सटेंस था उसने अपने अंदर पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था. तो ये अब बाहर हो गए आपके कौन?
एब्जॉर्बेंट और अंदर क्या हो गया आपका एब्जॉर्बेट। ठीक है, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। तो दीज टू फिनोमिनाज आर देयर, डेफिनेशंस आ जाती हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं, तो प्लीज़ फोकस ऑन द एग्जांपल पार्ट ऑल्सो। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग. These are the examples that are given in your books for the adsorptions, so you can see and you can learn. Differences होता है तो वो भी आप देख लीजिएगा. This is the difference part which you have to learn. Now you have certain more examples or some more important things. The factors affecting absorption of gases on solids. Actually what happen कि जो solids होते हैं वो उनके ऊपर gases जो हैं बहुत easily क्वाइट कॉमन फिनोमेना है जो एक्ट हो जाता है और ये बहुत आराम से सॉलिड्स पे एड्जॉर्ब जाती हैं गैसेस. लेकिन ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स है, ऐसे ही नहीं कि कोई भी गैस है. अब ऐसे तो कितने दुनिया जहान में सॉलिड्स पड़े रहते हैं आपकी डे टू डे लाइफ में. ऐसे तो सारी गैसेस इन्वायरमेंट में इतनी गैसेस हैं वो आराम से एड्जॉर्ब हो जाएँ. कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं. तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस देन ओनली दिस टेक्स प्लेस. तो वही फैक्टर्स पर हम ध्यान देंगे. एंड दीज फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज़ योर नेचर ऑफ adsorbent, surface area and state of subdivision. ठीक है कि हाउ योर दिस थिंग एड्जॉर्बेंट शुड बी देयर. अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि एड्जॉर्बेंट आप कैसा यूज़ करें. ना चिल्ड्रन, नाउ द कंडीशन इज़ लाइक दैट. जो एब्जॉर्बेंट है वो आपका सॉलिड है, ठीक है, और बाहर इसके एब्जॉर्बेट लगा हुआ है जो कि गैस है. ये अब एक टर्म है, बस हमने लिक्विड यूज़ ना करके हमने बस ये रखा है सॉलिड का है ऑब्जेक्ट और उसके ऊपर आपको अब गैस को एब्जॉर्ब कराना है. तो पॉइंट इज़ दैट जो सॉलिड है आपका, जो आपका एब्जॉर्बेंट की तरह काम कर रहा है, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इट शुड हैव द रेजिडुअल, इट शुड हैव सर्टन फोर्स इन इट. और वो फोर्स जितनी ज़्यादा होगी हाई, उतना ही ज़्यादा जो है एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना होगा. ये बात ध्यान रखा. higher this force, higher will be the absorption phenomena will takes place. ये बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि इस फोर्स पे, क्योंकि सरफेस फिनोमेना है, अगर आप ये चीज़ें नहीं रखोगे तो ये ज़्यादा ये काम नहीं करेगा. ठीक है. प्लस दूसरी चीज़ होती है आपकी, एक तो ये बात आ गई कि एड्जॉर्बेंट में जो आप जो भी यूज़ करोगे उसके पास जो रेजिडुअल फोर्स हो वो ज़्यादा हो, तभी एड्जॉर्प्शन का फिनोमेना ज़्यादा होगा. दूसरा है सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा आपकी एड्जॉर्प्शन की एरिया हो. अब सपोज़ करो एक पर्टिकुलर सॉलिड उसके पास इतना एरिया और दूसरा सॉलिड है उसके पास इतना बड़ा सरफेस एरिया, तो खुद ही दिख रहा है ना कि इसमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, इसमें ज़्यादा. इसमें सपोज़ करो हार्डली सपोज़ करो 6 पार्टिकल अटैच्ड हो रहे हैं और इसमें ज़्यादा सरफेस होनी है एक एरिया की वजह से हो सकता है 20 पार्टिकल, हो सकता है 10, 15, कितने भी पार्टिकल अटैच हो जाएं. तो सरफेस एरिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो ये कंडीशन आई. दूसरी क्या है आपका मोर द सरफेस एरिया, मोर इज़ द एड्जॉर्प्शन फिनोमेना. ठीक है. दिस कंडीशन यू आर गेटिंग माई पॉइंट. नाउ दिस पॉइंट द स्टेट ऑफ सब डिविजन्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली सब डिविजन का मतलब यही हो जाता है कि जैसे ये पार्टिकल्स हैं, है ना, अब आपके पास जो आपने एड्जॉर्बेंट यूज़ करा रखा है उसको अगर आप फाइनली डिवाइड कर दो, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स जो हैं सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा. फाइनली डिवाइड कर दो उसकी कंडीशन में सेम ही मास में क्या है कि आपने उसका बहुत पाउडर फॉर्म में उसको बना लिया, तो क्या वो फाइनली डिवाइडेड हो जाएगा तो उसका एरिया और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना. इसीलिए ये सब डिवीज़न बात करी गई है. तो आपने इसी जो एब्जॉर्बेंट को इसको पाउडर फॉर्म में बना के अगर बहुत मोटा मोटा करोगे तो एरिया सरफेस एरिया भी कम हो जाएगा और सरफेस एरिया आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी. लेकिन अब यही पाउडर फॉर्म में बना दो, ज़्यादा बिखेर दो, सपोज़ करो अब तुम्हारे यही इतने बड़े एरिया को कवर कर रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि इंक्रीज़ होगा? इट विल इंक्रीज़. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज थिंग्स आर देयर. इसीलिए पता है जितने अच्छे जो एड्जॉर्बेंट होते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, क्योंकि आप उनका सरफेस एरिया भी बढ़ा सकते हो, उनको फाइनली पाउडर भी कर सकते हो. ये सब चीज़ें आ जाती हैं. अब दूसरी कंडीशन आती है नेचर ऑफ, क्योंकि एक और कहानी है इसमें, वो है एड्जॉर्बेट की. उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है कि ये कैसा होना चाहिए. नाउ दिस पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द एब्जॉर्बेट. एब्जॉर्बेट समझ रहे हो ना, गैस की बात हो रही है.
तो जो गैस है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होना चाहिए। जो भी जिस भी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, एड्जॉर्प्शन की फिनोमेना उसमें सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत ईजिली है ना लिक्विफाई हो जाती है। और है ना, द पॉइंट इज़ दैट उसमें क्या है, वंडरवॉल फोर्सेस भी जो होते हैं बहुत मोर इफेक्टिवली काम करते हैं, जिसकी वजह से जो भी आप सॉलिड लोगे उसके ऊपर वो गैसेस क्या हैं, बहुत ईजिली अटैच्ड हो जाएंगी, है ना, एड्जॉर्बेट पे अटैच्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये बातें ध्यान देने कि उस गैस का, पर्टिकुलर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा तभी वो बहुत ईजिली लिक्विफाई होगी, वंडरवॉल फोर्सेस भी ज़्यादा लगेंगे, तब वो ईजिली सरफेस पे जाके चिपक जाएगी, अटैच्ड हो जाएगी। और वाइस वर्सा, अगर आप ऐसी गैस लोगे जो लो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो एड्जॉर्प्शन की फिनोमेना कम होगी, वो लिक्विफाई भी कम होगी, वंडरवॉल फोर्सेस भी कम लगेंगे, तो अटैचमेंट भी कम होगा। हो सकता है उस गैस में हार्डली एक या दो ही पार्टिकल्स जो हों जो उसके सरफेस पे अटैच्ड हों। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब एक बात आती है, थर्ड वाली कंडीशन है प्रेशर की, कि आप प्रेशर कैसा यूज़ करना चाहिए आपको। तो प्रेशर में भी देखो, प्रेशर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुमको मालूम है कि एड्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन सॉलिड्स इंक्रीजेज विद द प्रेशर। भाई जितना ज़्यादा तुम है ना पर्टिकुलर गैस का प्रेशर लगाओगे, उतनी ज़्यादा गैस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा है ना एड्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो है वो अटैच्ड होती है। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ तो हम सबको मालूम है कि जितना हाई प्रेशर होगा उतना ज़्यादा ही आपकी जो गैसेस हैं वो अटैच्ड होती जाएंगी। ठीक है, अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, उस कंडीशन को कुछ बात ध्यान दे रखना, टेम्परेचर लो रखना। means at the low temperature the adsorption increases very rapidly with the pressure in the beginning, but at higher temperature the closer the saturation vapor pressure of the gases, absorption has a limited value। तो वही है ना कि भाई देखो, एक सैचुरेशन पॉइंट भी होता है। भाई आपने प्रेशर हाई करा गैस, लेकिन याद रखना टेम्परेचर लो रखना, लेकिन एक समय आएगा प्रेशर तुम हाई करते भाई उसकी जितनी एक्सटेंट है, जितना उसका अटैचमेंट का उतना ही तो होगा। तो उसके तुम कितना भी प्रेशर बढ़ाते जाओ वो गैस वहाँ पे नहीं हो, क्योंकि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, वो उसी जगह पर वो स्टॉप हो जाएगी, अब वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन फिनोमेना बढ़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेम्परेचर ऑल्सो ओवर हियर। तो टेम्परेचर का क्या एक और पॉइंट है इसमें, टेम्परेचर को भी देख लें, ये फोर्थ पॉइंट है आपका, ये थर्ड फैक्टर था आपका। सो टेम्परेचर के केस में यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। भैया क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने में गैसेस क्या करती हैं, वो तो भाग जाती है ना, तो छोड़ के भाग जाएंगी। वंडर ऑफ फोर्सेस जो है वो भी उसकी, भाई गैस क्या है बेचारी, सरफेस, सॉलिड सरफेस से अटैच्ड है बिकॉज ऑफ वंडर वॉल फोर्सेस। अब तुमने टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या हुआ, ये वंडर वॉल फोर्सेस टूट गया, और इनके टूटने की वजह से क्या हुआ, गैस जो है छोड़ के भाग गई एड्जॉर्बेंट को, जो उनके बीच में बॉन्डिंग लग रही थी वो टूट गई। तो दैट इज़ द केस कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एड्जॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन यू आर टेकिंग द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। दिस इज द टेम्परेचर पार्ट, इट्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट। So this way you have to focus on the factors. Now we'll see the types of adsorption. There are two types of adsorption, both of them are there in a course, and the first one is physical adsorption or piezoadsorption. The second is your chemical adsorption or chemosorption. Basically these two adsorptions are important because this help you to explain how these absorbate is been attached to the surface of the adsorbent. You know it now, we were seeing this about this absorbate, how this particular adsorbate is being attached to the surface of the adsorbent. So in this point we have to see the mode of attachment of the molecules, that how these molecules are attached on its surface. Now in case of physical adsorption, in this van der Waals forces are weak over here, and these have the case that they possess a weak van der Waals forces are there, so that's why they are known as physical adsorption or piezoadsorption, और दे आर ऑल्सो नोन एज van der Waals adsorption भी कहा जाता है इन्हें ना। इट हैज़ द सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, बट ये याद रखना कि यहाँ पे आपके वीक van der Waals फोर्सेज होंगे, और यानी किन के बीच में वीक van der Waals फोर्सेज, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्बेंट आपने यूज़ करा रखा है, जो एब्जॉर्बेंट पे अटैच्ड हो रहे हैं, इनके बीच में वही फोर्स लगेगा जो इसको अटैच कर रहा है, वो होगा van der Waals फोर्स। दैट फोर्स विल बी वेरी वीक। So there are this particular adsorption at certain characteristics or features, you can say they are non-specific in nature, they are reversible,
in nature, enthalpy of adsorption you have to focus, then multi-layered nature you have to focus on effect of temperature. We'll see one by one about these features. If you talk about non-specific in nature, what does it mean? They are non-specific in nature because they have the weak van der Waals forces in them, and this particular thing is that these forces are very weaker form, ना? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि भाई ये जो फिजिकल ऑप्शन होता है वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता। भाई जब ये फोर्स हटेगा चीज़ें हट जाएंगी, जो सब्सटेंस होंगे एब्जॉर्बेंट जो है वो दोनों हट जाएंगे एक दूसरे से। इसीलिए यही कंडीशन हो जाती है। रिवर्सिबल भी होता है कि जैसे ही आपने ये फोर्स हटाया, वीक van der Waals फोर्स हटा और ये जो बैक टू द अपनी ओन कंडीशन में आ जाते हैं, है ना। तो खाली सिर्फ इसी से नहीं, अब ये सिर्फ ये नहीं कि फोर्स हटाया तभी, इसके पीछे दो अदर फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ कर दीजिए तब भी क्या होगा, जो गैस अटैच्ड है एब्जॉर्बेंट से वो रिमूव हो जाएगी अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज़ करा। क्योंकि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि जब आप प्रेशर बढ़ाते जाते हैं तब क्या होगा, गैस ज़्यादा एक्सटेंशन से इस पर अटैच्ड होता जाएगा। तो आपने प्रेशर को लो करा, गैस जो है रिमूव हो गई। दूसरी कंडीशन, टेम्परेचर तुमने नीचे से हाई टेम्परेचर हीट अप्लाई कर दी तो गैस क्या है, यहाँ से इसके सरफेस से छूटने लगेंगी, ये फोर्स कम होता जाएगा। वैसे ही कम है और कम हो जाएगा। तो दैट इज़ द केस ऑफ दिस थिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट कम्स योर, दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल एड्जॉर्प्शन भी इसको बोलते हैं। फिर ये रिवर्सिबल नेचर भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। सो इट हैज़ अ पर्टिकुलर वेरी क्वाइट लो वैल्यू। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत कम होती है और वो करीबन 20 to 40 के जूल मोल -1 होता है, ठीक है। अब मल्टी लेयर्ड नेचर क्या होता है, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होती है ना, तो क्या होता है कि ये जो लेयर है, ये जो आपका एड्जॉर्बेंट है, इसके ऊपर जो एड्जॉर्बेंट की लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। मतलब एक लेयर है फिर उसके ऊपर एक और लेयर है, ये चीज़ कंडीशन है कि मल्टी लेयर्ड हो जाता है, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। इफ़ेक्ट क्या है, अभी आपने देखा कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर हाई करोगे तो ये क्या है, ये जो गैसेस होंगी ये इसके सरफेस से हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ये आपने देखा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, प्रेशर इफ़ेक्ट, आप एक और देख सकते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर अगर आप लो रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो भी ये एड्जॉर्प्शन जो है आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, सॉरी, प्रेशर लो होगा तो ये डिक्रीज़ हो जाए, और अगर प्रेशर आप हाई करोगे तो फिज़ोजॉर्प्शन जो है वो आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर 7th केस है नेचर ऑफ गैस, भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें रखता है कि जो भी आप गैस, देखो यहाँ पे पॉइंट क्या रहा कि जो van der Waals फोर्स कम होने की वजह से जो गैस और मॉलिक्यूल्स जो है उसके सरफेस पे अटैच कर रहे थे, है ना। तो यहाँ गैस बहुत इंपॉर्टेंट, वही वाली बात है, क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो ईजिली लिक्विफाई होगी, उसमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। वही जो पुरानी चीज़ थी वो यहाँ पर भी लागू होगी आपका नेचर ऑफ गैस पे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द केमिकल एड्जॉर्प्शन। Now chemical adsorption या chemosorption, this is basically the point you have to analyze. They have strong van der Waals forces, means यहाँ पर भी वही है, आपका एड्जॉर्बेंट है और ये आपका एड्जॉर्बेट है, ठीक है। एड्जॉर्बेट जो बेसिकली आपका एड्जॉर्बेंट पे अटैच्ड है वो स्ट्रॉन्ग van der Waals फोर्सेस के थ्रू अटैच्ड है, इसीलिए ये इसको हम केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर कीमोजॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट ऑफ जो चीज़ तुमने यहाँ पढ़ी है इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे अगर ये नॉन स्पेसिफिक है तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इन नेचर, इरिवर्सिबल होगा, ठीक है। फिर आपका एंथैल्पी, मोनोलेड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन, और भी चीज़ें वो भी पढ़ेंगे। तो
तो लेट्स फोकस ऑन स्पेसिफिक नेचर, देयर हाईली स्पेसिफिक नेचर, क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों की स्पीशीज़ के बीच में, एड्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो वंडरवॉल फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो है वो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये ईजिली ये इस पर अटैच्ड होता है। स्ट्रांगली इंटरेक्शन गैस मॉलिक्यूल और एब्जॉर्बेंट्स के बीच में होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये जो भी बॉन्ड इनका चेंज इन्वॉल्व हुआ है इरिवर्सिबल है, ठीक है। इरिवर्सिबल, इट कैन नॉट बी ब्रोकन, वन इट्स फॉर्म इट कैन नॉट बी ब्रोकन। बहुत ईजिली नहीं आप इसको ब्रोक कर सकते हैं। ये सोचें ज़रा सा कुछ भी आपने फोर्स हटा ली और बहुत ईजिली ये रिमूव हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स, ये मुश्किल से टूटते हैं, ठीक है। अब तो ये टूटते ही नहीं, और अगर होता है तो बहुत मुश्किल से। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की वैल्यू भी यहाँ ज़्यादा होती है, जैसे वहाँ 20 to 40 थी, यहाँ पे करीबन 80 to 240 के जूल मोल -1 होती है, तो एक हायर वैल्यू होती है, ज़्यादा हीट ऑफ रिएक्शन इसमें होते हैं, ठीक है। पार्ट जो लेयर भी है या मल्टी लेयर नहीं है, सिंगल लेयर लगे होते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा लेयर लगाओगे तो फिर वही फोर्स कम मतलब कम होता जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही लेयर मॉलिक्यूल की अटैच है गैस की एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे, तो ये काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स से वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच्ड हुआ है, ठीक है। ऐसे थोड़ा ध्यान दे के चलना है कि इसीलिए ईजिली क्या है ब्रेक भी नहीं हो पाते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि थोड़ा ध्यान देना है। कीमोजॉर्प्शन जो है वो थोड़ा एक्सोथर्मिक होती है, देखो यहाँ कितना हीट तुम्हारा जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो ये थोड़ा ध्यान देना कि इसमें आपको ऑलरेडी ये एक्सोथर्मिक होती है, तो टेम्परेचर लो ही रखना, इसको बहुत ज़्यादा वो मत रखना, हाई मत रखना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि एड्जॉर्प्शन जो होता है शुरू में इंक्रीज़ करता है, फिर अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाने लगते हो तो वो डिक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर द टेम्परेचर शुड बी केप्ट ओवर ईयर लो ओनली। प्रेशर का ध्यान रखना, प्रेशर यहाँ पे हाई रखना। अगर आपको चाहते हो कि आपका एड्जॉर्प्शन बढ़े तो आपको यहाँ प्रेशर हाई रखना, जैसे वहाँ था वैसे यहाँ पर भी है। Now nature of gas, that is the other this thing. Chemical adsorption does not depend on the critical temperature of the gas. It's only depend on the capacity of gas, that what is the capacity of gas is there to form the bond with the absorbent, ठीक है। वो कैसा पर्टिकुलर बॉन्ड बना रहा है एब्जॉर्बेंट के साथ, सिर्फ वो उस पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है, इट कैन बी रैपिड एज वेल एज स्लो यहाँ चलती है कीमोजॉर्प्शन में। फिजियो जो ऑप्शन होता है उसमें प्रोसेस बहुत फास्ट चलती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देना, और दिस वे वी हैव टू फोकस ऑन दिस, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब इसमें से डिडक्ट हो चुकी हैं। दीज टू थिंग्स आर देयर, वील फोकस ऑन द अदर पार्ट ऑफ द टॉपिक्स. Now we focus on the catalysts. The catalysts are the substances which utters the rate of chemical reaction without being used up in the reaction is called a catalyst, and phenomena is termed as catalysis. So you know that the catalysts are not participating in a chemical reaction. They always help to increase or decrease the rate of the reaction, and they are not at all participating in that. They are not being consumed over there. They are not reacting with the reactant or the products, ठीक है। They are not forming you the new products, ठीक है। So but the phenomena that is known as catalyst are of two types. Classifications are many ways. First classification, we are focusing on the nature of the catalyst, what is their nature. So on that basis they are of two types, positive catalyst and the negative catalyst. So positive catalysts are the ones which increases the rate of the reaction. Suppose if we are saying that certain reaction I am putting over here and platinum is working as a catalyst over here, so if it increase the rate of the reaction over here, so it is acting as a पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। तो इसने क्या करा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन बहुत स्लो चल रहा होगा। तो आपने जब प्लैटिनम गॉज इस पर डाली, उसके प्रेजेंस पर अमोनिया का बनाना शुरू करा आपने, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये प्लैटिनम जो गॉज थी वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगी। तो उसने क्या करा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया। अभी शायद बहुत समय लग रहा होगा अमोनिया का बनाने में, पर अब क्या है, कम टाइम्स में अमोनिया आपको ज़्यादा यील्ड हो जाएगी। तो दैट इज़ द केस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट. So this particular examples, this is example of positive catalyst or positive catalysis, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट्स इन इट वी टॉक अबाउट द नेगेटिव कैटलिस्ट. नाउ व्हाट आर दीज नेगेटिव कैटलिस्ट? जैसे फॉर एग्जांपल द कैटलिस्ट विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. इसने क्या करा, इट इंक्रीजेज
द रेट ऑफ रिएक्शन, और इसने क्या करा, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये दिस वे वॉज कंडीशन फॉर द नेगेटिव कैटलिस्ट, द डिक्रीज इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें भी एग्जांपल हम नेगेटिव वाले में एक देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज़ करा क्लोरोफॉर्म का मैंने ऑक्सीडेशन कराया, ठीक है। एंड दिस एयर हमने यहाँ पे यूज़ करा है, एंड इट इज़ बीन यूज्ड एज इट फॉर्म्स अ कंपाउंड फॉस्जीन एंड HCl इज़ बीन देयर, ठीक है। इट्स बेसिकली व्हाट हैपेंड कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, अगर आपने देखे होगे तो इसमें क्या होता है, रिटार्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप इसमें ये रिएक्शन में अगर आपने इथाइल अल्कोहल अगर यूज़ कर लिया, ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो है वो इस प्रोसेस को थोड़ा सा डाउन कर देती है, जो फॉस्जीन का बनाने की कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर आपने सपोज करो यही रिएक्शन इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में करा, तो इथाइल अल्कोहल ने क्या करा, ये रिएक्शन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसको स्लो डाउन कर दिया। तो ये बेसिकली किसकी तरह ऐड करने लगा, इट एक्ट्स एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो देर आर टू टर्म्स ऑल्सो, एक आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स, ठीक है। what are promoters and what are poisons? If you remember जो हेबर्स प्रोसेस, आई थिंक ये बहुत पुरानी एक हेबर्स प्रोसेस है। You know, Fe was finely divided catalyst that was used, and MO was molybdenum was acting as a promoter. तो बेसिकली जो आयरन थे, मैं हमेशा कहती हूँ कि दे आर स्लीपिंग ब्यूटीज, यानी सो रहे हैं। इनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए व्हाट वी पुट अ प्रमोटर, दैट वाज मॉलिबिडनम जो था यहाँ पे वो क्या एक्ट कर रहा है आपका एज अ प्रमोटर। तो ये Fe की जो हमारा कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए हमने क्या करा, मॉलिबिडनम डाला जो एक्ट कर रहा है एज अ प्रमोटर। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आर प्रमोटर्स। नाउ व्हाट आर पॉइजन्स आर दो सब्सटेंसेज विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द यू कैन से विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, ठीक है। वो बिल्कुल उसकी डिक्रीजेज, पॉइजन इज always what they are doing, they are decreasing the activity of the catalyst और completely उसकी फिनिश कर देता है। एक बार अगर कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है तो उसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। कैटलिस्ट में एक फ़ायदा होता है, यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन अगर एक बार वो पॉइजन उसमें आ गया, कोई पॉइजन ये नहीं कि कोई जहर डाल दिया आपने, कोई भी सब्सटेंस जो उसकी एक्टिविटी को उसको ख़राब कर दे, उसकी एक्टिविटी को बेकार कर दे, तो वो चीज़ हो जाती है, वो पॉइजन हो जाता है। तो दैट इज़ योर केस ऑफ पॉइजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? That reduces the activity of the catalyst, that substances are known as poison. Now there is other classifications for catalysts. Now we have on the basis of physical states of reactants and the catalyst. We will also classify the catalyst into two types. तो catalysis जो process phenomena था वो दो condition में आ जाता है, homogeneous catalysis और heterogeneous catalysis. Now what does it means? अब इसमें depend करता है, जो तुम्हारा पहला homogeneous हो गया यानी catalyst और आपका reactant दोनों same phase में होते हैं, they are in the single phase और same phase मतलब अगर दोनों solid है तो दोनों ही सॉलिड होने चाहिए, दोनों गैसेस हैं तो दोनों गैसेस, दोनों अगर लिक्विड कंडीशन में दोनों लिक्विड कंडीशन में। ये मेरा मतलब है कि आपका ये फेजेस जो इनके जो रहे हैं वो सेम रहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कोशिश करते हैं, जैसे SO2 हमने गैस ली और ऑक्सीजन गैस के साथ उसको कराया और कैटलिस्ट NO यहाँ पे यूज़ करा रखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, तो ये आपको SO3 दे रहा है, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ दैट कि ओवर ईयर दिस थिंग ये बेसिकली क्या है, ये आपका रिएक्टेंट पोर्शन है और ये पोर्शन क्या है, आपका कैटलिस्ट है। आपने यहाँ कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करा है, आई हैव ऑलरेडी मेंशन यू नाइट्रिक ऑक्साइड। You are seeing both of them are in, this is also gas, this is also gas and this is also gas. So this is the condition of homogeneous. You are getting my point? अब ये शायद दोनों liquids हो सकते थे, ये भी liquid हो सकता था, ये solid state में हो, ये भी solid state में हो, ये condition हो जाती है आपकी homolysis catalysis में। अब let's talk about second one, heterogeneous। इसमें क्या हो जाएगा, catalyst और आपका reactant होंगे, they are in डिफरेंट फेस। कुछ भी हो सकता है आपका कैटलिस्ट और यहाँ पे आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हैं, ये लिक्विड हो, ये गैस हो सकता है ये गैस हो, ये लिक्विड हो, ये हो सकता है सॉलिड हो, ये लिक्विड हो, एनीथिंग, ये लिक्विड हो, ये सॉलिड हो, ये सॉलिड हो, ये गैस हो, या ये गैस हो,
ये सॉलिड हो, सो एनीथिंग कैन बी देयर, यू कैन फोकस ऑन इट। तो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। दिस इज़ द केस ऑफ योर heterogeneous catalysis। नाउ अगेन वी आर फोकसिंग ऑन द हेबर्स प्रोसेस। और अमोनिया हमने बनाया था, आपने देखा था ये रिएक्टेंट पार्ट है। देखो ये दोनों रिएक्टेंट क्या है, गैसेस फेज में, और जबकि आपने कैटलिस्ट जो अपना यूज़ करा रखा है दैट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म। तो बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट, यू कैन से ना, अलग अलग उसमें आ रहा है आपके एग्जाम्पल्स। तो इसमें प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल, यू कैन यूज सम अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और आपको मालूम है कि वो मीथेनॉल बना लेता है। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस जो कैटलिस्ट हमने यूज़ करा है ZnOS प्लस CuS, ठीक है। ये देखो दोनों सॉलिड कंडीशंस हैं। ZnO ये सॉलिड है, CuO सॉलिड है। मैंने एक साथ बोल दिया था ZnOS। ZnO भाई जिंक ऑक्साइड है जो सॉलिड की तरह है, कॉपर ऑक्साइड ये भी सॉलिड की तरह है। ये देखो ये दोनों गैसेज हैं। तो क्या हुआ, दोनों बोथ ऑफ देम आर इन अ डिफरेंट फेजेस। So this is the case of your heterogeneous catalysis. Definitions you can go through with your books only. If you want, I can show you in the book. This is the heterogeneous catalyst definition. Please learn it. This is the homogeneous catalysis definition. This you can learn.